ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 6। दूसरी तरफ विजडम होटल। विराज ब्लैकबेरी क्लब से लौटने के बाद डायरेक्ट होटल आ गया और वह आते ही अपने कैबिन में जाकर बैठ जो एकदम पॉश वीआईपी दिखाई दे रहा था। विराज बहुत ही बिजी था। उसके सामने बहुत सारे फाइल थे जो वह चेकिंग कर रहा था। खास करके वह ब्लैकबेरी पर ज़्यादा फोकस दे रहा था क्योंकि अब वह एकदम से रेडी हो गया था और उसे ओपनिंग भी करना था और वह इसी मंथ के एंडिंग में ओपनिंग करना चाहता था, जिस पर वह सारे काम को साइड में रखकर उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। विराज अपने बॉडीगार्ड बादल को बुलाया और उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम सौंप दिया। उसका नाम सुनकर बादल वहाँ से चला गया तो वहीं विराज वापस अपने कामों में बिजी हो गया। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा, जो देखकर विराज ने कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी बार जब कॉल आया तो इस बार विराज ने कॉल रिसीव कर लिया और अपनी कोल्ड वॉइस में हेलो कहा तो कॉल के दूसरी तरफ से एकदम से सॉफ्ट आवाज़ आया, हेलो, गुड आफ्टरनून सर, क्या मेरी बात विराज जी से हो रही है? अपना नाम सुनकर विराज मोबाइल कान पर से हटाकर पहले तो नंबर देखा जो 10 डिजिट का था। नंबर देखने के बाद वह उसी लहजे में बोला, यस। मधु इस वक्त ड्यूटी पर थी, जो कि बड़े अच्छे से अपना काम हैंडल कर रही थी और अभी कुछ समय पहले ही उसे जॉब मिला था, जिसके वजह से वह अपना मन लगाकर काम कर रही थी। उसने टीवी रिचार्ज के ऑफ़र के बारे में विराज को बताने लगी, जैसे कि 3 मंथ रिचार्ज, 6 मंथ रिचार्ज और 1 ईयर के रिचार्ज में क्या क्या उसे बेनिफिट मिल सकता है। जो सुनकर विराज के तो आईब्रो तन गए। अच्छी बात यह थी कि मधु उसके सामने नहीं थी, वरना पता नहीं क्या होता। मधु ने जैसी अपनी बात कंप्लीट की और अपने बताए हुए ऑफ़र के बारे में उसे पूछने लगी कि उसे कौन सा ऑफ़र पसंद है, जो सुनकर विराज सख्त आवाज़ में बोला, क्या तुम्हारी कंपनी कटोरा लेकर भीख मांग रही है जो मेरे एक रिचार्ज करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है तो मैं अभी ये पैकेज ले सकता हूँ और हाँ, 1 ईयर के लिए नहीं बल्कि परमानेंट के लिए ले सकता हूँ। बोलो। मधु, जो कुछ महीने पहले जॉब पर लगी थी, वह ऐसी बातें सुन दंग हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह किस तरह उसे रिप्लाई दे, क्योंकि पहली बार उसके साथ कोई कस्टमर इस तरह से बात कर रहा था, वरना अभी तक तो सभी अच्छे से ही बातें करते आ रहे हैं। वह कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकती थी, वरना उसे क्वालिटी चेकिंग लोग पूछताछ करेंगे। पर वह बड़े प्यार से नरमी से पेश आते हुए बोली, सॉरी सर, आप बात को गलत तरीके से ले रहे हैं। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है, मैं तो बस आपके पैकेज में बता रही हूँ। वह अपनी बात कंप्लीट कर पाती उसके पहले ही विराज वापस बोला, हाँ, तुम्हें वही कह रहा हूँ। अगर तुम्हारी कंपनी रोड पर आ गई है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मधु के पास सच में कोई शब्द नहीं था कि वह इस बदतमीज़ कस्टमर के साथ किस तरह से बात करे, पर वह तो उसे उल्टा जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए प्यार से बोली, धन्यवाद सर, आपने अपनी कीमती वक्त हमें दिया। ये सुन तो विराज और भी भड़क गया और भड़कते हुए कहा, विराज बंसल अपनी कीमती वक्त किसी को नहीं देता, मतलब किसी को नहीं देता। और तुमसे 2 मिनट बाद क्या कर लिया, तुम धन्यवाद कहने लगी? नॉट बैड। मधु बहुत ही स्लो आवाज़ में माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी 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 सर। उसका लगातार माफ़ी मांगता सुनकर विराज गुस्से में कहा, फिर तुमने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? विराज उस पर और भड़कता उसके पहले मधु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वह अपने पास में बैठी हुई लड़की को बताने लगी कि किस तरह का बदतमीज़ कस्टमर से उसका आज पाला पड़ा। जो सुनकर उसकी पास वाली लड़की भी हंसने लगी और उसे बताने लगी कि ऐसे तो आए दिन कस्टमर बोला ही करते हैं, पर उसने तुम्हें ऐसा क्या कहा जो तुम इतनी अपसेट हो गई? मधु ने एक ही सांस में उसे सब कुछ बता दी, जो सुनकर वह और भी ज़ोर से हंसने लगी और बोली, मेरे साथ तो कोई
बदतमीज़ी करता है ना तो मैं उसका नंबर नोट डाउन करती हूँ और बाहर जाकर उसे किसी और के फ़ोन से अच्छे से सबक सिखा देती हूँ। और उसने मधु को भी ऐसे ही करने के लिए सलाह दी। मधु तो पहले ना कह रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे भी ऐसा लगा कि इसे सबक सिखाना ही चाहिए और वह विराज का नंबर अपने मोबाइल में नोट डाउन कर ली। दूसरी तरफ गोदरेज मेंशन फ़ोटो शूटिंग में मेहमानों से बातें करने में कैसे दोपहर हो गया पता नहीं चला। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोपहर का लंच करने बैठे। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बहुत लंबा सजाया गया था क्योंकि बहुत लोग लंच के लिए बैठे थे। दादा दादी, काशी जी, महेश जी, जय के फ्रेंड्स, विधि, रोशनी, बुआ जी, मासी जी, सभी लोग टेबल पर इकट्ठा हो गए थे। घर के सर्वेंट और शेफ उन्होंने प्लेट में खाना सजाना तैयार किया। इस वक्त टेबल पर ताज़े फूल भी रखे गए थे। रौनक और भी बढ़ रही थी। जहाँ ओम बैठा था उसके बगल में भूमि बैठी थी, तो वहीं दूसरी साइड जय जानबूझकर भूमि के बगल में बैठा था और उसके पास उसके दोस्त जेम्स और जॉन भी बैठे थे, जो उसके साथ एब्रोड से यहाँ इंडिया में आए हुए थे। जय भूमि के बगल में बैठकर बकबक किए जा रहा था। उसके पसंद के बारे में पूछ रहा था। मतलब एक सेकंड भी भूमि को कोई चुप रहने नहीं दे रहा। जैसे वह चुप होती तो विधि, चुप होती तो रोशनी, हर कोई उसे परेशान किए जा रहा है। और ये सारी बातें ओम बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर उन लोगों के बीच में कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद काशी जी ने सभी को चुप होने के लिए कह दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू को कोई परेशान करे। करीब 1 घंटे के बाद ओम सबसे पहले डाइनिंग टेबल से उठा और एक नज़र सभी के तरफ देखकर कहा, अब ऑफिस जाना है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। वहीं भूमि उसे देखने लगी क्योंकि उसे उससे बात करना था। ओम एक नज़र भूमि के तरफ देखा, जो नज़रें उठाए उसे ही देख रही थी, और वह जैसे उसके तरफ देखता उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ओम भी जानता था कि भूमि को उससे बात करना चाहती है, पर उसके पास सच में अभी बात करने का वक्त नहीं था। भूमि तो सबके सामने कुछ कह नहीं सकती थी, तो वहीं ओम लंबी सांस छोड़ते हुए वहाँ से जाने को मुड़ा। उतने में रोशनी तेज आवाज़ में बोली, भाई भाभी का गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट वाला शब्द सुनकर ओम सच में इरिटेट हो गया था, पर सबके सामने वह रोशनी पर चिल्ला भी नहीं सकता। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल किया और शांत आवाज़ में बोला, एक बार कह दिया ना कि मैं बाद में दे दूँगा, तो तुम लोग बार बार एक ही शब्द रिपीट क्यों कर रही हो? ओम की इतनी गंभीर आवाज़ सुन रोशनी बैठी रही और सकपका गई। वहीं काशी जी ने आंख दिखाकर उसे चुप रहने के लिए कह दिया, बल्कि उसकी यह आवाज़ भूमि के कान में भी गया, जो वह भी थोड़ी घबरा गई क्योंकि उसका ऑरा ही बहुत अलग था। ओम मेंशन से बाहर निकला। उसे आता देख राका ने कार के पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया। कुछ देर बाद वे लोग हाईवे पर पहुंच गए। ओम के दिमाग में कुछ आया और वह ड्राइवर को शोरूम चलने के लिए कहा, जो सुनकर ड्राइवर ने कार यू टर्न ले लिया। शाम 6 बजे मधु ऑफिस से निकली तो वह सबसे पहले विराज को सबक सिखाने के लिए सोची। एसटीडी कॉल ढूंढने लगी और उसे आसपास में मिल भी गया। सबसे पहले उसने अपने चेहरे को स्कार्फ से कवर की, उसके बाद जाकर वह कॉल लगाई। पहले रिंग बजा तो विराज ने कॉल नहीं उठाया। दूसरी बार में उसने कॉल रिसीव कर लिया और जैसे कॉल रिसीव किया हेलो बोला, उसकी आवाज़ तो मधु ने पहचान ही लिया और दांत पीसते हुए अपना पूरा गुस्सा निकालते बोली, तुम्हें बहुत शौक है दूसरों को कटोरा लेकर भीख मांगता देखने का। क्या तुम भी मांगते हो जो दूसरों को देखना चाह रहे हो? मधु ने विराज को बोलने का मौका तक नहीं दी, बल्कि वही बोले जा रही थी और मधु की आवाज़ सुनकर भला विराज कैसे नहीं पहचान सकता, क्योंकि सुबह में ही तो उसे उसकी बातें हुई थी और गुस्से के मारे उसका हाथ मोबाइल पर कसते गया।
वह कभी भी अपने लिए अपशब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर आज बड़ी मुश्किल से वह कर रहा था। अगर वही सामने मधु होती तो शायद एक शब्द भी वह बोलने का मौका नहीं देता। मधु कंटिन्यू बोले जा रही थी कि इतने में विराज को बर्दाश्त नहीं हुआ और तेज तर्रार आवाज़ में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ दोबारा मुझे कॉल करके परेशान करने का? हाँ बोलो, क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो? जितनी औकात है उतनी ही बोला करो, ज़्यादा नहीं, वरना भला मधु कैसे बर्दाश्त करे, और वह उसके सामने थोड़ी ना था जो उसका कुछ बिगाड़ सकता है। पता नहीं वह कहाँ है और कौन है। जिसके चलते मधु बिल्कुल भी चुप नहीं हुई और उसे सुनाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? वरना क्या करोगे? करोगे क्या पहले वह बताओ। दम है तुम्हारे अंदर सिर्फ फ़ोन पर बातें करने से? खुद को शेर समझते हो क्या? अगर तुम सामने होते ना तो पता नहीं मैं तुम्हारा क्या कर देती। और आए बड़ा मुझे धमकी देने। धमकी जाकर ना उसे देना जो तुम्हारे घर में भीगी बिल्ली हो, मुझे नहीं। जो तुम्हारे घर में तुम्हारा सुनता होगा ना उस पर जाकर धमकी दिखाना। हर किसी को नहीं। बिगड़ा हुआ इंसान। खुद को समझते क्या हो? कहीं के डॉन हो? क्या हो पता नहीं। कौन से गली मोहल्ले में छोटे से घर में बैठकर लोगों को धमकियां दे रहे हो। आइंदा ना सोच समझ कर बातें करना। विराज उसकी वॉइस रिकॉर्ड करने लगा, मानो वह उसका पता लगा कर ही रहेगा यह है कौन। और गुस्सा तो उसके चेहरे पर इतना था कि इस वक्त उसके सामने कोई आ गया तो शायद मोबाइल चलाकर उसे मारेगा। उसके हाथ की नसें उभर रही थी, यहाँ तक कि माथे की भी नसें उभर कर हल्की हल्की दिखाई देने लगी। सच में पहली बार कोई लड़की उसे इतना कुछ सुना गई। विराज पहली बात तो किसी को इतना डिमांड नहीं देता था, और आज कोई लड़की उसे फ़ोन कॉल पर इतना कुछ सुना रही थी। पर वह फ़ोन पर ही सुना सकती थी, सामने अगर होती तो आज पता नहीं उसका क्या हाल हुआ रहता। विराज ने पहले उस नंबर पर नज़र डाला, पर यह क्या ही करता। उसे भी समझ गया कि यह नंबर है कौन सा। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट करते ही आंखें बंद करके दांत पीसने लगा। वह सारा गुस्सा अपने अंदर ही अंदर दबा रहा था कि थोड़ी ही देर में झट से आंखें खोला और मोबाइल ले अपने बॉडीगार्ड बादल को कॉल किया। उसे बुलाते ही बादल तुरंत कैबिन में आया, और जब आया तो विराज ने उसे यह नंबर दिखाते हुए कहा, पता लगाओ कौन लड़की ने मुझे कॉल की थी और मुझे वह चाहिए। उसकी जीभ अब जब तक अपने हाथों से नहीं काटूंगा तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगा। विराज ने वह नंबर बादल को दे दिया और बादल वह नंबर लेकर कैबिन से बाहर निकला और सबसे पहले उसने इस नंबर का लोकेशन निकाला। यह लोकेशन कोई ज़्यादा दूर नहीं था बल्कि मालाड का ही था, और वह उस लोकेशन पर पहुंच भी गया तो यह एकदम से गली मोहल्ले में स्टडी कॉल था। वहाँ पर बादल पहुँचते ही उस दुकानदार वाले से पूछा, यहाँ से एक लड़की ने करीब 6 बजे के बाद कॉल की थी। जो सुनकर वह आदमी बोला, साहिब ज़्यादातर तो लड़कियाँ ही यहाँ फ़ोन करने आती हैं, और दिन में तो इतने आती हैं, कभी कभी तो मैं मेरे भी ध्यान में नहीं देता कि कितने लोग आए कितने गए और कैसे दिखते हैं कैसे नहीं। पर एक लड़की तो आई थी और उसका मुंह बंधा हुआ था, बाकी का मैं कुछ नहीं बता सकता और मैं ध्यान भी नहीं देता। उनको कॉल करना है और मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्यों ध्यान दूँ। बादल आगे बोला, क्या यहाँ सीसीटीवी कैमरा है? उसका इतना कहना कि दुकान वाला हंसने लगा और बोला, साहब आपको मेरी दुकान दिख रहा है? यह छोटे बच्चों का चॉकलेट ये सब की दुकान है, और एक एसटीडी इसलिए रखा है ताकि लोगों के आने से ग्राहक बना रहता है। कैमरा कब लगवाऊंगा? यही गली मोहल्ले के लोग आते हैं, बाहरी तो कोई आता नहीं है। बादल को भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि ना सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कुछ। कैसे पता लगाए कि यहाँ कौन लड़की आई थी और कैसी दिखती है। मधु भी बहुत चालाक थी और उसने चालाकी से काम की। सबसे पहले तो वह
ऐसे STD ISD PCO ढूंढी जहाँ पर एकदम गली मोहल्ले के अंदर था, जहाँ कैमरा ना हो। उसे भी इसका कॉल करने के लिए बहुत डर रही थी और बड़ी सावधानी के साथ काम की, कहीं वह पकड़ी ना जाए, वरना बहुत बड़ा उसके लिए मुसीबत क्रिएट हो सकता है। रात 10 बजे विजडम होटल के 11th फ्लोर पर विराज अपने कमरे में हाथ में ब्रांडेड वाइन का शराब ले पी रहा था। पेंटफोल्ड्स, कोंचा, टोरा वगैरह वगैरह उसके होटल में इंडियन कॉकटेल, सारे ब्रांडेड वाइन मिलते थे और वह जब भी ड्रिंक करता था तो कोई एक वाइन ड्रिंक नहीं करता था, न जाने कितने सारे वाइन और टेस्ट करता था जब तक उसे कहीं सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। और साथ ही साथ में उसके हाथ में ब्रांडेड सिगरेट, बेलमोंट सिगरेट भी लंबी लंबी कश ले रहा था। बल्कि उसने अपने कमरे में जहाँ बैठा था वहाँ पूरा धुआं धुआं फैला दिया था। वह सिगरेट और ड्रिंक तो कर रहा था पर उसके दिमाग में मधु की कही हुई बातें घूम रही थी। यहाँ तक कि जब वह बोल रही थी तो उसने उसे बोलने का मौका तक नहीं दी। वह सिर्फ अपनी बातें, अपनी भड़ास उसे सुनाती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद उसका बॉडीगार्ड बादल उसके पास पहुंचा और पहुंचते ही उसने उसे बताया जहां से उसे कॉल आया था यह लोकेशन एक गली मोहल्ले का है। वहां पर ना CCTV कैमरा था और ना ही कुछ उसकी जानकारी मिल पाया। विराज इतना कठोर दिल का था कि उसके हाथ में इस वक्त वाइन का ग्लास था और वह जोर से फ्लोर पर पटक दिया और गुस्से में तिल मिलाते हुए बादल पर बरस पड़ा। मुझे ना पसंद नहीं, मुझे उस लड़की की जीभ अपने हाथों से काटना है तो मतलब काटना है। समझ में आया तुम्हें मेरी बात? विराज बादल का कॉलर पकड़ लिया। उसका खौफ देखकर बादल पूरी तरह डर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि लड़की का वह कैसे पता लगाए। फिर भी वह हाँ भरते हुए कहा, जी बॉस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूँ। कोशिश शब्द सुनते ही विराज अपनी आंखें बंद कर लिया और बिना आँख खोले ही अपनी दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में बोला, कोशिश नहीं चाहिए, मतलब मुझे वह लड़की चाहिए। जब तक उसका मुंह नहीं तोड़ूंगा तब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। बादल, समझ रहे हो मेरी बात? तब तक दरवाज़ा खुला और ओम कदम रखा कि सामने का नज़ारा देख वह भी वहीं रुक गया। बड़े अजीब तरह से वह देखने लगा कि और उसे समझ भी गया यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। वह जल्दी से विराज के पास आया और विराज का हाथ पकड़ के बादल का कॉलर छुड़ाते हुए कहा, क्या बात है विराज, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? ओम ने विराज को दूर किया और बादल को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। बादल को अब जाकर राहत मिला कि सही वक्त पर उसका भाई ओम आ गया, वरना उसका बॉस तो उसे आज ख़त्म ही कर देता। वहीं विराज वापस जाकर सोफे पे बैठ गया और ग्लास में वाइन लेकर एक ही सांस में एक ही ड्रिंक गटक गया, जो देख ओम उसके बगल वाले सोफे पर बैठ फिर से उसे पूछने लगा। ओम के पूछने के बावजूद भी विराज कुछ बोल नहीं रहा था। वही ओम लगातार उससे पूछने लगा क्योंकि उसे समझ गया कि बात कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ी है। और ओम का बार बार पूछना, विराज अपना मोबाइल ले रिकॉर्डिंग ऑन किया और उसके सामने रख दिया और हाथ में सिगरेट ले लंबी लंबी कश फिर से लेने लगा। अब ओम उस रिकॉर्डिंग को बड़े गौर से सुन रहा था। तब जाकर उसे सब मांजरा समझ में आ गया कि विराज इतना गुस्से में क्यों है। वह जैसे जैसे रिकॉर्डिंग सुन रहा था उसके चेहरे पर एक धीमी वाली स्माइल आ गया जो कि विराज ने नहीं देख पाया। मधु और उसकी जो कन्वर्जेशन को वह सुनकर सच में ओम को हंसी आ रहा था, पर वह हंस भी नहीं सकता। अगर वह हंसा तो जरूर विराज उस पर गुस्सा करने लग जाएगा और वह उसे और गुस्से में नहीं देख सकता। इसलिए उसने रिकॉर्डिंग को बंद किया और उसके हाथ से जो सिगरेट था वह ले खुद स्मोक करने लगा। ओम सिगरेट का लंबी कश भरते हुए धुआं छोड़ते विराज के तरफ देख कहा, तो तुम उस लड़की की बातों से अपसेट हो?
वैसे यह है कौन और तुम्हारी कहाँ इससे मुलाकात हुई? ओम का इतना पूछना कि विराज गुस्से में दांत कटकटा रहा था। जो ओम अच्छे से देख सकता था वह समझ गया कि वह इस वक्त बहुत गुस्से में है। अब ओम ने थोड़ी शांति से उसे पेश आते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा, यह लड़की तुमसे कब और कहाँ मिली? क्या तुम डिटेल्स में बताओगे? ये सुनकर विराज उसके तरफ देखा और कहा, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो यह मुझसे इस तरह की बातें नहीं कर पाई होती। दिल तो कर रहा है कि इतना बोलकर विराज अपनी बातें अधूरी छोड़ दिया तो वहीं ओम उसे समझाते हुए कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो और वह कहाँ है और आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किसी के भी तुम मुंह लग जाते हो, बहसबाजी करते हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है सबसे बहस करने की? तुम कॉल डिसकनेक्ट कर सकते थे और यह कॉल एसटीडी से की है। क्या ज़रूरत था कॉल रिसीव करने का? ओम विराज को बहुत अच्छे से समझा रहा था पर विराज कुछ भी समझने के इस हालत में नहीं था, बल्कि वह तो बगावत करते हुए कहा, नहीं ओम, तुम नहीं समझ सकते हो। उस लड़की ने मुझे ललकारा है। उसने कहा है कि मैं अपने घर में बोल सकता हूँ, बाहर नहीं। फ़ोन पर शेर बन रहा हूँ। उसने मुझे कुछ और ही समझ लिया है। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, वह बहुत खुश होती रहेगी मैं बोलकर बहुत महान काम की हूँ। नहीं बेबी, अब तो तुम पछताओगी किसके पाले पड़ी हूँ। विराज बंसल तो पत्थर और कठोर दिल का है। यह कोई माफ़ी नहीं मिलता, सिर्फ सज़ा मिलता है। ओम उसकी बातें सिर्फ स्मूक करते सुन रहा था पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह समझ गया विराज वही करेगा जो उसका दिल करेगा। करीब 20 मिनट के बाद विराज अपने गुस्से को शांत किया और ओम उसके तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर जाना चाहिए। वैसे भी अब तुम्हारा कोई इंतज़ार करने वाला है। विराज का इतना कहना कि ओम जो ड्रिंक कर रहा था उसने अपना चेहरा ही अजीब तरीके से बना लिया और ग्लास को हाथ में हिलाते हुए कहा, घर जाकर मेरा मूड ऑफ होने वाला है, इसलिए सोचा यहाँ आकर थोड़ा रेस्ट करूँ। उसके बाद तो हर किसी का सुनना ही है। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी ओम का मोबाइल रिंग किया और उसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके डैड का कॉल आ रहा है, जो देखकर वह सोफे से उठते हुए कहा, मुझे घर जाना चाहिए। उसको इस तरह जाता देख विराज मुस्कुराने लगा और कहा, ओके बाय, गुड नाइट। इधर गोदरेज मेंशन सभी घरवालों ने पहले ही डिनर कर लिए थे, क्योंकि बुआ जी को अपने घर जाना था और महिमा जी को भी अपने घर जाना था, इसलिए सभी फैमिली वाले जल्दी से डिनर किए। भूमि आज भी थकी थकी सी लग रही थी, क्योंकि पूरा दिन लहंगा ज्वेलरी जो पहनी थी और जब डिनर करने के बाद जब वो अपने कमरे में आई तो सबसे पहले वह अपने भारी भरकम लहंगे को उतारी। ज्वेलरी उसने अपने घर से कोई भी कपड़े नहीं लेकर आई थी, क्योंकि काशी जी ने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने पहले ही भूमि के लिए साड़ियाँ, ड्रेस, इन सब सारी चीज़ों को कमरे में फिट करवा दिया था ताकि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। और जब वह नाइट कपड़े देख रही थी पहनने के लिए, जो नाइट गाउन थे वह बहुत ही सेक्सी थे, जो देख भूमि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ गाउन थोड़े बड़े थे जिसमें उसका शरीर नहीं दिखेगा, कुछ गाउन तो ऐसे थे जैसे उसका सिर्फ ब्रेस्ट ही कवर हो रहा था, बाकी तो उसका बॉडी पार्ट दिखाई देता, जो देखकर भूमि को बहुत अजीब लगने लगा। अगर ये शादी भूमि और ओम मिलकर किए रहते, पहले से बातें किए रहते तो उनके अंदर प्यार होता तो शायद भूमि ये सब करती, पर उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था। पर कहीं ना कहीं भूमि ओम को पसंद करने लगी थी। अब तो ओम उसका पति भी है, पर उसने जब उसकी पहली बार तस्वीर देखी थी तभी उसे पसंद आ गया था। पता नहीं कैसे, पर वह उसके तरफ खींचने लगी थी
और आज जैसे फ़ोटो निकाला तब वह और भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ज़्यादा ना सही पर फ़ोटो निकालते वक्त जो थोड़ा सा उसके करीब गई थी वह सब उसे बहुत ही अच्छा लगा। कुछ देर बाद मेंशन के अंदर कार एंटर हुआ। यह कार किसी और का नहीं बल्कि ओम की थी। ओम कार में से बाहर निकला और सीधे अंदर आया। इस वक्त लिविंग एरिया में कोई नहीं था। अगर कोई था तो वह काशी जी थी और महेश जी थे। काशी जी को अपने बेटे के ऊपर गुस्सा आया कि वह थोड़ी वक्त के लिए ऑफिस गया था पर आया कब। अब रात के 11 बज चुके थे। कल ही शादी हुआ है और आज से उसका बर्ताव ऐसा है। भला बहू को क्या लगेगा। काशी जी को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उन्होंने ओम को देखा तो और भी भड़क गई। पर वह घर में कोई भी विवाद नहीं चाहती थी, इसलिए शांत आवाज़ में बोली, अगर आज ऑफिस नहीं जाते तो क्या बिगड़ जाता, और गए भी तो थोड़ा जल्दी आ जाते तो क्या हो जाता। काशी जी यह सब दबी हुई आवाज़ में बोल रही थी, जो सुनकर ओम कुछ बोला नहीं। वही महेश जी काशी जी को ही दबाने लगे कि ज़्यादा बात को ना बढ़ाए। अब तो वह घर आ ही गया है। काशी जी की नज़र ओम के हाथ में गया, जो एक छोटा सा हैंडबैग था और उसके ऊपर प्रिंटेड में लिखा हुआ था डायमंड ज्वेलरी, जो देखकर वह समझ गई कि ज़रूर वह अपनी बीवी के लिए कुछ लेकर आया है। मानो यह देखकर उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने कहा, ठीक है जाओ अब अपने कमरे में। ओम भी कुछ रिएक्ट नहीं किया बल्कि साइड से होकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने दरवाज़ा बिना नॉक किए ही खोल दिया क्योंकि यह कमरा उसका ही था और उसे आदत भी था डायरेक्ट कमरे में जाने की। और जैसे दरवाज़ा खोला कि भूमि हड़बड़ा गई क्योंकि वह एक लॉन्ग गाउन पहनी थी और अपने होठों पर से लिपस्टिक उतार रही थी और तुरंत पलट के दरवाजे की तरफ देखी तो ओम था। उसे देखकर वह उठ खड़ी हो गई। ओम पहले दरवाज़ा बंद किया और चलते हुए उसी के पास आ रहा था और आते ही अपने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम अभी तक सोई नहीं। ये सुन भूमि तो अपने होठ हिलाए बोलने के लिए पर बोल नहीं पाई, पर तुरंत बोली, वह बस अभी सोने ही जा रही थी। ओम वह छोटा सा हैंडबैग भूमि के तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रहा तुम्हारी मुँह दिखाई का गिफ्ट। सच में ओम उसके लिए गिफ्ट लाया। यह देखकर तो भूमि अंदर ही अंदर नाचने लगी। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसके लिए गिफ्ट लाया है और यही टाइम था कि वह ओम से बात करे, उसके मन में जो सवाल है वह पूछे। भूमि गिफ्ट लेने के बजाय भूत बने ओम को देख रही थी। ओम उस बैग में से गिफ्ट निकाला और यह एक डायमंड का ज्वेलरी सेट था। पहले तो उसे बैठने के लिए कहा, जो सुन भूमि तुरंत बैठ गई और ओम अपने हाथों से उसके गले में पहनाया। ओम की उंगलियां जैसे भूमि के गर्दन पर टच हो रही थी तो वह अंदर ही अंदर सिहर उठी। उसने कल से जो ओम से सवाल पूछने के लिए इतने सारे सवाल तैयार किए थे, अब वह सब भूल गई, बल्कि उसके दिमाग डाइवर्ट हो गया। उसको कमरे में और अपने इतने पास देख दिमाग काम करना बंद हो गया। ओम ने जब उसके गले में वह सेट पहनाया तो सच में उसके गोरे बदन पर यह डायमंड के सेट बहुत ही निखर के आने लगा। ओम भी देख सकता था यह सेट उस पर काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ओम हल्का मुस्कुराते हुए कहा, सच में यह ज्वेलरी सेट तुम पर काफ़ी जच रहा है। तुम्हारे पहनने से इसकी चमक भी बढ़ गई। ओम की बातें सुनकर भूमि थोड़ी शर्मा गई। वह मिरर में देख सकती थी कि वह उसी को देख रहा है, तो उसने तुरंत अपनी पलकें नीचे झुका लिए। ये देख ओम तुरंत जाने को मुड़ा कि भूमि को समझ गया कि वह जा रहा है, तो वह उसे रोकते हुए बोली, हमें आपसे बात करना है। ओम जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था वह उसकी आवाज़ सुनकर रुक गया और बिना पीछे पलटे ही बोला, हाँ बोलो क्या बात करना है।
अब भूमि को समझ में नहीं आ रहा कि वह अपनी बात कैसे उसके सामने रखे और उसको कुछ न बोलता देख ओम पीछे पलटा और चलते हुए उसके पास आया। भूमि ने हिम्मत करके उसे देख रही थी और अपने हाथों को आपस में उलझाने लगी कि ओम फिर से पूछा, बोलो क्या बात करना है तुम्हें? वह मैं ये कह रही थी, आपने मुझसे शादी क्यों किया? भूमि का सवाल सुन ओम शांत होकर उसे देख रहा था और अपनी एक उंगली से अपने बीएड पर फेरा और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। शादी तो मैं किसी से भी करने वाला नहीं था, बट फैमिली की वजह से मुझे तुम्हारे साथ शादी करना पड़ा। और हाँ, जब मंडप में मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ये शादी कर ही लेता हूँ और तुम हमेशा मेरी वाइफ बनकर रहोगी। पर यह उम्मीद मत लगाना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, पर हाँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दूँगा। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी। इतना बोल ओम वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही भूमि का चेहरा मुरझा गया। जब ओम बातें करना स्टार्ट किया तो वह बहुत खुश थी, पर जब उसके मुंह से उसने लास्ट वाली लाइन सुनी तो उसके दिल में दर्द हुआ कि वह कभी भी उससे प्यार की उम्मीद ना लगाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब